Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। आप समझने का प्रयास थोड़ा सा कर लीजिए। निरक्षीय रेखा का मतलब होता है जैसे आपके पास एक यह वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु का जो लंबार्धक होता है यही रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। और अक्षीय रेखा का भी मतलब समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से किधर की ओर होती है? प्लस की ओर होती है। तो इसका जो अक्षीय रेखा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस से प्लस वाले की ओर। आज जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, चाहे अच्छी चाहे निरक्षीय, माने किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर या व्यापक अक्ष पर भी कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी भी लिख देते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point of an electric dipole, आप है या ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे कि मान लिया हमारे पास ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव अत्यधिक छोटा होता है, अतः हम इसे दो वैद्युत द्विध्रुवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। एक हम यहाँ पर A1 और यहाँ पर B1 कर देते हैं, इसको A2 B2 मान लेते हैं, इसको A1 और यहाँ पर कोई निशान दे देते हैं और B1 मान लेते हैं। तब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से थीटा कोण पर r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस परिस्थिति में आप देखें, जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव था ए बी, वो माइनस और प्लस से मिलकर बना हुआ है, और तब हम इसे क्या करेंगे, एक यहाँ से भी बना हुआ मान सकते हैं और इसको घुमा करके यहाँ भी करेंगे तो इससे भी बना हुआ मान सकते हैं। अर्थात
जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ये दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक है आपका A1B1 और एक है आपका A2B2। आप देखिए ये कोण थीटा हो जाता है, तो इस दिशा में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं P cos थीटा, और हम इसके लिए लिख सकते हैं P sin थीटा। कैसे? आप देखिए यहाँ से क्या करिए, एक लंब डाल लीजिए, कोण की सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब, और ये आधार हो जाएगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए आप क्या ज्ञात करें, क्या सूत्र यूज करेंगे, cos थीटा का। और यहाँ पर भी ऐसे कीजिएगा, ये दोनों मान आप निकाल ले जाएंगे। अब देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए ये माइनस वाला ऐसे घुमाए होंगे, तो ये माइनस वाला यहाँ आएगा, ये प्लस वाला होगा, तो माइनस से प्लस की ओर, ये एक इधर की ओर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं E1, पहले के कारण E1 दे देते हैं। इसके कारण भी आप चेक कर लीजिए, ये इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका हो जाएगा E2। तब इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं E, और इस परिस्थिति में हम यहाँ पर एक लंब डाल लेते हैं, और यहाँ से भी इसको हम इस बिंदु को L मान लेते हैं, इस बिंदु को हम L मान लेते हैं, M मान लेते हैं। तब आप देखिए इस हेडिंग में इस फिगर के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप? मान लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला हो जाएगा एक P cos थीटा और एक हो जाएगा P sin थीटा। तो आप देख लीजिए पहला क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा। P cos थीटा आप ध्यान देखिए माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छी रेखा पर हो जाएगा। P cos थीटा आपका निकलेगा अक्षीय रेखा पर, और जो दिशा होगी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं C से P की ओर, और चाहे तो आप दिखा सकते हैं P से L की ओर, क्योंकि आप ज्ञात यहीं पर कर रहे हैं। ये हो जाएगा P से L की ओर। और जो दूसरा घटक होगा आपका, वो आपका होगा P sin थीटा। यहाँ लिख लेते हैं P sin थीटा, ये निरक्षीय रेखा पर हो जाएगा। इसकी दिशा जो हो जाएगी वो देखें C से B2 की ओर, तो यहाँ पर आप ज्ञात नहीं कर रहे हैं, कर यहाँ पर ज्ञात रहे हैं आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हो जाएगा देखें P से M की ओर। अब इसके बाद इसके नीचे आप लिखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से थीटा कोण पर r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर अक्षीय रेखा के तीव्रता के सूत्र से अतः बिंदु P पर अक्षीय रेखा के तीव्रता के सूत्र से तो देखिए E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p r3। देखिए अक्षीय रेखा पर P का मान हमारा होगा P cos थीटा, तो हम यहाँ पर cos थीटा लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तथा बिंदु P पर निरक्षीय रेखा के तीव्रता के सूत्र से
त्रिअक्षीय रेखा के तीव्रता के सूत्र से ये आपका E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा निरक्षी रेखा का होता है P/r³। ये हो गया P/r³ तो ये P साइन थीटा लिखा जाएगा। समीकरण हो गया 2। अब हम अतः करके बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए क्या ज्ञात करते हैं हम लोग। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो जो परिणामी तीव्रता होगी आप देखिए ध्यान से, बहुत पहले आपने पढ़ा था, यानी कि 11th में आपने पढ़ा था वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज में आपने नियम में आपने कुछ विशेष स्थितियां पढ़ी थी। उसमें आपने एक स्थिति पढ़ी थी R = √a² प्लस b², जिसमें आप ये आया कहाँ से था। R = आपने पढ़ा होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो कुछ इस तरह से आपने सूत्र पढ़ा था, तो वहीं से हम लेकर चले आते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। क्योंकि ये सब सदिश राशियां हैं तो नियम सदिश का ही लगेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सूत्र R बराबर √a² प्लस b² से। तो चलिए मान रखने का हम प्रयास कर लेते हैं। देखिए अतः हमारा यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात होगा वो हो जाएगा E = √E1² प्लस E2²। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान ला करके यहाँ पर रखेंगे। तो ऊपर से लिख लेते हैं E1 और E2 का मान ला करके हम इसमें रखेंगे और उसे सरल करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हमारा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर हो जाएगा √E1 की वैल्यू खोज लीजिए, आपके पास थी अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p cos θ/r³। तो यहाँ देखें स्क्वायर कहा गया है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और फिर स्क्वायर लिख देते हैं प्लस E2 का मान अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर हो जाएगा P sin θ/r³। ये भी स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों पदों को बहुत ध्यान देके कुछ न कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन कर लीजिए और करनी से बाहर निकलने लायक हो तो निकाल भी लीजिए। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे E = ब्रैकेट में, इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, इसमें कॉमन मिल जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, P भी कॉमन मिलेगा अंश में, हर में r³, इसमें भी देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P और यहाँ r³ दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम कॉमन कर लेते हैं, पहले ध्यान से आप देखें, ये आपका कॉमन जो मिल रहा है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर के अंदर से कॉमन लिया जा रहा है, अतः ये भी स्क्वायर में ही होगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए बचेगा कितना। यहाँ पर अंश में आपका पी कॉमन हो गया है, 2 बच रहा है, कास थीटा बच रहा है। तो ये आप बहुत ध्यान देखिए, आपका पी बच रहा है और क्या बच रहा है, कास थीटा बच रहा है। स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस फिर से पी नहीं बच रहा, 2 बच रहा है, पी आपने कॉमन कर लिया है। इसमें देखिए आपका पी कॉमन हो गया, केवल साइन थीटा बच रहा है, ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। हमें अनुमान है कि आप समझ रहे होंगे। अब इसके स्क्वायर से इसकी करनी भग जाएगी, ये बाहर आ जाएगा करनी से, तो हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यूब। और करनी में रह गया बेचारा, ये गुणा करके लिख लेते हैं, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें अनुमान है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ा इसको और भी हल कर लेने का प्रयास करते हैं हम लोग। E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यूब। इसको थोड़ा हम व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए ये 4 कास स्क्वायर थीटा है, हम लिख लेते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 कास स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 4 था, एक अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में करके चेक कर लीजिए। आपने 10th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इस पूरे के स्थान पर 1 रख देंगे। ये देखिए हमारा मिल गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हो जाएगा आपका पी अपान आर क्यूब। और अंडरूट में बचेगा आपका 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यानी कि सूत्र है, यानी कि इसी की सहायता से आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ले जाएंगे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। हमें अनुमान है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिंदु P पर वैद्युत ये परिणामी तीव्रता ही, इसी परिणामी तीव्रता की दिशा ज्ञात करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए इधर मिटा देते हैं। आप वीडियो को आगे पीछे करके नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। ये नोट्स एग्ज़ाम में आपके काम आएगा और एग्ज़ाम से पहले आप इसे तेज़ी से रिवीजन कर सकेंगे। और बुकों के सहारे रहेंगे तो आप बहुत तेज़ी से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अतः आप ध्यान रखिएगा कि नोट्स बना के रखिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं E की दिशा। E की दिशा का मतलब हो गया बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखें हम क्या करेंगे। ये कोण थीटा माने थे, इसको हम मान लेते हैं अल्फा। तो आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक हमने L ले लिया है, यहाँ पर E लिखा हुआ है। तो कोई भी एक बिंदु हम O दे देते हैं और एक M दे देते हैं। ये कोण आपका है अल्फा, इसकी सम्मुख भुजा लंब है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हम tan का प्रयोग कर देते हैं। देखें ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिएगा चित्र से, ये आपका देखें लिखेंगे हम tan अल्फा इज इक्वल टू, देखें tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर ध्यान देखिएगा L और O है, तो ये भुजा
इस भुजा के बराबर होगी। ये E2 है, यानी कि इसका भी मान क्या हो जाएगा E2, और ये आपका क्या हो जाएगा E1। तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो गया E2, और इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे E1 आधार। अब हम क्या करते हैं, E1 और E2 का मान ला करके यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखें, लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू E2 का मान देखिए आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p cos थीटा अपान ये हो जाएगा r3। और इसके बाद आपका हर में आपका जो E1 का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर था आपका p साइन थीटा अपान हो जाएगा r3। आप अंश और हर को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। आपको मिल रहा होगा कि अंश में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है और हर में भी वही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये संभवतः साइन थीटा यहाँ पर रहेगा और ये कॉस थीटा होगा। तब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, देखें ये कट जाएगा, r³ भी कट जाएगा और यहाँ से देखें p कट जाएगा। बच कितना रहा लिख लीजिए 2 साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि p साइन थीटा रहा होगा, यहाँ पर 2p का थीटा रहा होगा। जो हो गया साइन थीटा और हर में हमारा बच रहा है 2 का थीटा, ये हो गया 2 का थीटा। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 बाहर रख लेते हैं, साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया। आप इस सूत्र की सहायता से बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम आपको एक और हेडिंग यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। वो हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। अंग्रेजी भी आप सुन लीजिए, बैलेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। चलिए आप समझने का प्रयास कीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, या आप यह कर सकते हैं कि मान लिया ई तीव्रता का, हेडिंग में लिखेंगे आप, मान लिया ई तीव्रता का एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें आर त्रिज्या का एक कोई आवेशित कण रखा हुआ है, जिसमें आर त्रिज्या का एक कोई आवेशित कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। तब आप जानते हैं कि अगर ये वस्तु यानी कि यह कण यहाँ पर आवेशित रखा हुआ है तो इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा, जिसे हम लोग F कहेंगे, और भार बराबर होता है mg। और ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पर ऊपर की ओर भी एक बल लगेगा।
अब आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, देख लीजिए, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो हम इसका आवेश भी क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ से इसको यहाँ कर देते हैं, यानी कि दूसरे पक्ष में कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल हो जाएगा ई क्यू। तो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो हो जाएगा ई क्यू। अगर हम इसे इस कण को संतुलन की अवस्था में मान लें, यानी कि यह कण ना तो ऊपर जा रहा है और ना तो नीचे जा रहा है, क्योंकि इसको दो बल खींच रहे हैं, तब इस परिस्थिति में आपका ये बल आपका और ये बल, इसको हम पहचान के लिए जी दे देते हैं और इसको ई दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ आप इसके बारे में लिखने के बाद आप लिखेगा संतुलन की अवस्था में या संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में देखिए क्या होगा, यानी कि यह आवेशित कण ना तो ऊपर जाएगा और न ही यह नीचे आएगा। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। जी का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल। तो हम दोनों का मान रख लेते हैं, देखें हो जाएगा ये हमारा ई क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एम जी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हो जाएगी, देखिए एम जी अपान क्यू, नीचे चला आएगा एम जी अपान हो जाएगा क्यू। यहाँ भी एक आपका सूत्र प्राप्त हो गया, आप चाहें तो इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, और किसी भी ये गोलाकार है तो किसी भी गोले का आयतन आप तनिक ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यदि गोले की त्रिज्या हम क्या करते हैं आर मान लेते हैं, तब यहाँ भी आप लिख सकते हैं यदि गोले की त्रिज्या आर मान लिया जाए तब m बराबर हमारा वीरो हो जाएगा, यानी कि आयतन गुणा घनत्व, और v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू m के जगह पर देखिए ध्यान से लिख सकते हैं v रो g अपान क्यू। यहाँ भी सूत्र प्राप्त होगा। अब और आपने v की वैल्यू भी यहाँ पढ़ लिया है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिगर आप बना लीजिएगा। तब E की वैल्यू देखें और भी आगे प्राप्त किया जा सकता है, v की वैल्यू ला करके हम यहाँ रख देते हैं डायरेक्टली, तब ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखें उसका जो हर में आएगा ये पूरा रखा जाएगा, हर में 3 आपका नीचे सीधे उतार लेते हैं, तो ऊपर बचेगा आपका 4 पाई आर क्यूब, और क्या देखें रो जी बचा हुआ है, ये हो जाएगा रो जी। हर में आपका क्यू बचा हुआ था और 3 नीचे चला आया है, तो 3 जी यानी कि 3G हो गया। ये आप दिमाग में रख सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से कुछ सवाल लगाए गए हैं जो एग्जाम में प्रायः पूछ लिया करता है, अतः आप इन सूत्रों को भूलने का प्रयास मत कीजिएगा, हमारा मतलब है आप याद रखिएगा। और न्यूटन प्रति कूलाम आपका ये मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है, यानी कि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का आधा भाग समाप्त है। इसके बाद आपका अगले चैप्टर में हम लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि आंकिक क्वेश्चन। परिभाषा डेरिवेशन समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में हम जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक क्वेश्चन। तो अब वो अगले दिन, तो बाकी अगले दिन रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए गलती हुई है, देखें
यहाँ पर क्यू रहेगा, यहाँ से क्यू लिखना था बस, बाकी अगले दिन।